बच्चों आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। जिन भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होगा उन रिएक्शनों को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, तभी हमें रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर Mg में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो MgO बना, इसे हम लोग ऑक्सीजन कहेंगे। और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। देखो यहाँ पे MgO में से ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया तो इसे हम लोग रिडक्शन बोल रहे हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में 6 हाइड्रोजन एटम थे, जबकि यहाँ पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर रिमेनिंग है बच्चों। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट मीन ये ऑक्सीडेशन है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास में 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो ये रिडक्शन है। ठीक है बच्चों। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, ये दोनों तो ओल्ड कंसेप्ट है और ये हमारे न्यू कंसेप्ट है बच्चों। तो यही कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज होते हैं, रिमूवल ऑफ और या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। जैसे कि यहाँ देखो Zn 0 में था, 0 ऑक्सीजन स्टेट में, और यहाँ से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रिलीज कर दिए, तो ये प्रोसेस कहला रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहला रहा है ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट होगा एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड हुआ, 1 मोल Zn2+ में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो ये आपका Zn 0 में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोसेस कहलाया आपका रिडक्शन। ठीक है बच्चों। इसी को हम लोग अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पे Mn+2 से Mn+7 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर 5 मोल इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, तो ये प्रोसेस भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाया। इसी का अपोजिट होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। +7 ऑक्सीजन स्टेट में था मैंगनीज यहाँ पर, और +2 में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब इसने 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, तब ये Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। तो बच्चों ये दोनों डेफिनेशन हमें याद रखने हैं, ये पूरे चैप्टर में वाइडली यूज होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर का रिवीजन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा? इट इज़ द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। किसी आयन में या किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर जो चार्ज होता है बच्चों, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है बच्चों। और अभी ये रियल और हाइपोथेटिकल यहाँ पर बोला जा रहा है चार्ज के बारे में। तो जब भी हम लोग रियल चार्ज की बात करेंगे तो ये डेवलप होगा बच्चों आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और या फिर कंप्लीट गेन होता है। यहाँ पर Na ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किया होगा, तब ये Na+ में कन्वर्ट हुआ होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो ये Cl- में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर ये चार्ज जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हुए हैं, ये कंप्लीट चार्ज हैं, ये रियल चार्ज कहलाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम की हम लोग बात करें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव किया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। सिमिलरली Cl ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है बच्चों, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल है Ca3N2। तो यहाँ पर Ca3N2 में Ca+2 ऑक्सीजन स्टेट में है और नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन स्टेट में मुझे नजर आता है। इसकी भी हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किए हैं बच्चों, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए हैं बच्चों, इसलिए इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है? -3 है। और हाइपोथेटिकल की चार्ज की हम लोग बात करें बच्चों तो ये डेवलप होगा कोवेलेंट बॉन्ड में, ये डेवलप होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में जब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल करेगा, तो उस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ HCl जो कि बॉन्ड है हमारे पास में, इसमें Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है, तो यहाँ पर ये चार्ज जनरेट हुआ है ये पार्शियल चार्ज होगा बच्चों, क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है।
दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिकल चार्ज बोलेंगे। तो HCl में H का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो तो +1 होगा और Cl का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर -1 होगा। ठीक है बच्चों। अब रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमाइन करने के कुछ रूल्स हैं बच्चों। उसमें पहला है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अनकम्बाइंड स्टेट और कंबाइंड विद इटसेल्फ एंड इन एलोट्रोपिक फॉर्म इज ऑलवेज 0। अगर वो बच्चों अनकम्बाइंड स्टेट में है, जैसे कि कार्बन अनकम्बाइंड स्टेट में, तो इस पर चार्ज ही जनरेट नहीं हुआ होगा, दैट्स वाई इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा, 0 होगा। और कंबाइंड विद सेल्फ, जैसे कि Cl2 है, Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो कोई भी यहाँ पे चार्ज, कोई भी एटम चार्ज जनरेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई कंबाइंड विद सेल्फ में भी इसका ऑक्सीजन नंबर 0 होगा और एलोट्रोपिक फॉर्म में भी इनका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है बच्चों। अगला सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आएगा बेटा वो क्या आएगा, 0। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, कार्बन प्लस कार्बन और ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है बच्चों। तो कार्बन का मान लो मैं X कंसीडर कर लेता हूँ और ऑक्सीजन मेरे पास में 2 है, सबका मैं ऐड करना होगा और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0। तो ये यहाँ पे X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +4। यहाँ की CO2 में जो कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 है। अगला है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन आयन इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। किसी आयन में जितने भी एटम होंगे उन सबके ऑक्सीजन स्टेट का जो सम आएगा वो उस पर जो भी चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। जैसे कि MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, तो इसको X कंसीडर करते हैं, X मल्टीप्लस +4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है बेटो X इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर जो Mn है +7 में। अगला एग्जाम्पल है एक और हमारा पास सल्फर का फाइंड करना है, इसको X मान लेते हैं, X +4 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो X की वैल्यू आएगी वो आएगी +6, तो सल्फर यहाँ पे +6 ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक है बच्चों। अगला है ट्रस्टेबल सीरीज। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं बच्चों जिनका ऑक्सीजन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन में अगर वो होगा तो वो चेंज नहीं होगा, तो इसे हम लोग ट्रस्टेबल सीरीज बोलते हैं। देखो एल्कली मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, इनका जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट है बेटा +1 होगा और ये ऑलवेज मतलब ये चेंज नहीं होगा, किसी भी मॉलिक्यूल आयन में इनका ऑक्सीजन स्टेट +1 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनका ऑक्सीजन स्टेट बेटा +2 होता है, ये भी ऑलवेज होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अगला है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट +3 होगा, +3, ये भी ऑलवेज, इसके लिए रिमार्क, चेंज नहीं होगा। सिल्वर का +1 होगा और फ्लोरीन का -1 होगा, और अगर खुद से ये कंबाइंड है तो बेटा 0 भी होता है ये। ठीक है बच्चों। खुद से कंबाइंड है, जैसे कि ये F2 है, तो दोनों एटम का इलेक्ट्रॉनिटी इक्वल है, तो यहाँ चार्ज जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए 0 होगा। हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीजन स्टेट +1 होगा, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड में है तो फिर इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 होगा, क्योंकि मेटल हाइड्राइड में जो मेटल होगा उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है। तो यहाँ पर Na +1 में है और हाइड्रोजन आपका -1 में है। ठीक है बच्चों। अगला है ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट -2 है, लेकिन ऑक्साइड में ये O2- होता है बेटा, O2-, और परऑक्साइड में होगा ये O2-2-। ठीक है बच्चों। या 2 एटम पर अगर 2- है तो 1 एटम पर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सुपर ऑक्साइड में ये होगा O2-, तो 2 एटम पे -1 है तो 1 एटम पे -1/2 हो जाएगा। और ओजोनाइड में ये O3- होता है। ठीक है बच्चों। तो 3 एटम पे -1 है तो 1 एटम पे -1/3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट -1 होता है, लेकिन ये +1, +3, +5, +7 भी हमें एग्जिबिट करते हैं बच्चों। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लर्न कर लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम लोग सेपरेट एटम का ऑक्सीजन स्टेट पुट करके अगर कैलकुलेट करेंगे X मेथड से तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसलिए देखो हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस आयन का -1, साइनाइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा इस पूरे आयन का, थायोसाइनाइड में -1 होगा, और ये आपका अमोनिया है इसका ये न्यूट्रल ग्रुप होता है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट 0, H2O का ऑक्सीजन स्टेट भी 0 होगा। ठीक है बच्चों। और अगला है CO, इसका भी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगा, ये हमें लर्न करना है। नाइट्राइड में -3 है, -3 होगा। इधर से एजाइड में -1 नज़र आ रहा है बेटा मेरे को, पूरे आयन का -1 है। और नाइट्रेट में -1 है
और नाइट्राइट में भी -1 है, अमोनियम में +1 नज़र आता है, ऑक्सोलेट में -2 है ऑक्सीजन स्टेट, -2, और कार्बोनेट में भी -2 है ऑक्सीजन स्टेट, और सल्फेट में भी -2 है, ठीक है बच्चों। और ये थायोसल्फेट में भी ऑक्सीजन स्टेट -2 नज़र आता है। तो मुझे पूरे आयन का ऑक्सीजन स्टेट, सल्फर ऑक्सीजन का अलग अलग सेपरेटली नहीं पुट करना है, मुझे पूरा आयन का ऑक्सीजन स्टेट क्या लेना, -2 लेना है। ऐसे ही डाइक्रोमेट का जो ऑक्सीजन स्टेट है बेटा वो क्या होगा, -2 होगा। अगला रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या, इट इज़ मेनली एप्लीकेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये होता है बेटा n-8 to n होता है। व्हाट इज n हियर, n इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड n आल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, और n-8 को हम लोग मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। तो इस रूल से कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज यहाँ पे गिवन है बच्चों। बोरोन होता है बच्चों, बोरोन का ऑक्सीजन स्टेट इस रूल के अकॉर्डिंग आना चाहिए -5 से +3 आना चाहिए, पर ये -3 to +3 ऑब्जर्व्ड होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कार्बन सिलिकन का होगा -4 से +4, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 होते हैं, तो 4 -8 तो -4 to 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस हमें याद रखना है बोरोन पर एप्लीकेबल नहीं हुआ ये, ऑक्सीजन पे नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 से +2 होगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस का -3 से +5 होगा, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम का -2 से +6 की रेंज में होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का -1 to +7 होगा, और फ्लोरीन का -1 होगा, और खुद से कंबाइंड विद इटसेल्फ तो इसका 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कुछ मेरे पास में यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल और आयन गिवन है जिनका उस चीज़ में अंडरलाइन एटम का हमें क्या करना है बच्चों, ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, वही एक्स मेथड से। तो अभी हमने इसके लिए रूल देखे, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, -2 होता है जनरल, तो एम का फाइंड करना है, एक्स कंसीडर कर लेते हैं, एक्स प्लस सबका ऐड करेंगे ऑक्सीजन स्टेट, x + 4 - 2 = -1। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा +7, तो यहाँ पे मैंगनीज +7 में। अब इसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो k है ये ऑलवेज +1 में, +1 ऑक्सीजन स्टेट में जाता है बच्चों ये, लेकिन 4 k हैं तो टोटल चार्ज हो गया +4 हो गया। और ये जो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपके एलिमेंट्स है वो ब्रेक नहीं होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ये अपने आयन में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 4 है, तो इस पूरे आयन पे टोटल नेगेटिव चार्ज भी -4 आएगा, तभी ये न्यूट्रल बनेगा। तो FeCN6 इसका चार्ज आएगा -4, क्योंकि टोटल पॉजिटिव +4 है तो टोटल नेगेटिव -4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि साइनाइड, देखो बच्चों साइनाइड का जो ऑक्सीजन स्टेट आया था वो -1 आया था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइनाइड का -1 लेने वाला हूँ। तो मैं आयरन का मुझे फाइंड करना है बच्चों, अंडरलाइन मतलब ये आयरन का मुझे फाइंड करना है, ठीक है, आयरन है ये। तो आयरन का मैं x अज्यूम कर लेता हूँ, x + 6 × -1, पूरा n का साइनाइड का -1 लिया, विल = -4। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये आपका +2 में हो जाएगा, तो आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में। इसी तरीके से हम लोग एक्स मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ये होगा 14 में से अभी आप 2 जाएगा, तो ये 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो यह क्रोमियम +6 में है, इधर आयरन आपका +3 में, एक्स मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ अगर फाइंड करूँ मैं, देखो यहाँ से 4x, एक सल्फर का x से तो 4x हो जाएगा, प्लस सबको ऐड करना होता है 6 × -2 = ओवरऑल चार्ज है -2, ठीक है बेटा। तो ये हुआ 10/4 हो जाएगा x का वैल्यू, तो 10/4 इसका ऑक्सीजन स्टेट हुआ, तो ये होगा +10/4 मतलब +2.5। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट आता है +2.5 ऑक्सीजन स्टेट है बच्चों। उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग एक्स मेथड से, 8 में से 2 गया तो ये +6 होगा, इधर 8 में से 2 ये भी +6 नज़र आता है, ठीक है बच्चों। और आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो -2 में। इधर से देखो आप नाइट्रेट, पूरा आयन का मुझे -1 लेना है, अभी कुछ देर पहले देखा, अब ध्यान से देखो नाइट्रेट का -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आयरन का मैं x अज्यूम कर लेता हूँ, +3 × -1 = 0, ओवरऑल चार्ज 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो +3 आएगा, तो यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में। अगला है हमारे पास में, इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या करें, हमें पता है कि इसमें नाइट्रेट आयन नज़र आ रहा है, इसमें अमोनिया आयन नज़र आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये होगा NH4+ और NO3-। तो यहाँ आपको नाइट्रोजन का फाइंड करना है, तो इसका +1 होता है, साइड चेंज करेगा तो ये -4 हो जाएगा, और एक चला जाएगा तो ये
3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे इसका फाइंड करना है मुझे। तो चलो x अज्यूम कर लेते हैं, x + 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू -1, तो 6 में से 1, तो यहाँ पर x ये +5 में। ठीक है बच्चों, अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction occur simultaneously called redox reaction. It has two half reactions. One is oxidation half reaction and other is reduction half reaction. मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होना चाहिए और इसमें 2 हाफ रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो Zn था वो 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हुआ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो नेट रिएक्शन मुझे मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे नेट रिएक्शन मिलेगा। इस नेट रिएक्शन को ही हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर Zn आपका 0 ऑक्सीजन स्टेट में है और Zn से ये Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। Cu2+ से Cu 0 में कन्वर्ट हुआ, इसे कहा जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। अब ध्यान से देखो, Zn ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और Cu2+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको लर्न करने का एक तरीका है कि आपको ऑक्सीडेशन में तो मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों, और रिडक्शन में आपको मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, अब जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है उसका ऑक्सीडाइज स्टेट इंक्रीज होगा, और रिड्यूस करने का मतलब है उसका ऑक्सीडाइज स्टेट डिक्रीज होगा। तो जो Zn है वो Cu2+ को क्या कर रहा है, Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, तो Cu2+ को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और Cu2+ जो कि ऑक्सीडाइज एजेंट है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है बच्चों। ठीक है, यही देखो यहाँ पे हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलेंगे। द कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये क्या होता है, कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और एग्जिबिट डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। देखो अभी पिछले एग्जाम्पल में आपका Cu2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, +2 से 0 हुआ तो डिक्रीज हो गया। ठीक है बच्चों, और इनका जो सेंट्रल एटम होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, HClO4 में Cl+7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हमने रेंज पढ़ा था। H2SO4 में सल्फर +6 में, CO2 में +4 में, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। अगला रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन होते हैं बेटा, द कंपाउंड विच रिड्यूस अदर्स। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एग्जिबिट इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट की हम लोग बात करें, फिर से एक एग्जांपल में आते हैं। आप देखें Zn 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा, तो जो ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज एग्जिबिट कर रहा है वो कौन होगा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इनका जो सेंट्रल एटम है वो मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में होगा, जैसे कि Fe+2 में Fe+2 में है, और H2S में सल्फर -2 में है, और अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में है। ठीक है बच्चों, तो हमें इस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हमें क्या करना है, इनका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है। और Ki Na2H2O3 पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये हमें लर्न करना है बच्चों। और अगला एजेंट होते हैं एम्फोटेरिक एजेंट। ये क्या करते हैं, ये एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये इनमें एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, तो ये ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनका जो सेंट्रल एटम होगा वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब देखो आप, ऑक्सीजन का जो रेंज होता है वो -2 से +2 होता है, लेकिन यहाँ -1 में। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैंगनीज +4 में, सल्फर का -2 से +6 में होता है,
लेकिन यहाँ पे +4 में, तो इस तरह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इन डिफरेंट स्पीसीज। अगर डिफरेंट स्पीसीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा। Mn यहाँ पर +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, कार्बन यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, Mn +2 में और कार्बन यहाँ पे +4 में। ठीक है बच्चों, अब देखो +7 से ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। ठीक है बच्चों, रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ C+3 से +4 में कन्वर्ट हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑक्सोलेट आयन का हुआ C2O4 का, जबकि रिडक्शन MnO4- का हुआ। ठीक है बच्चों, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही एग्जांपल और है हमारे पास में। सल्फर देखो, यहाँ सल्फर -2 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ सल्फर +4 में और यहाँ पे 0 में, बाकी का ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो सल्फर -2 से 0 में कन्वर्ट हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला हमने ऑक्सीडेशन। और ये +4 से 0 में कन्वर्ट हुआ बच्चों, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस साइमल्टेनियसली। एक ही कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज से रिड्यूस होगा साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर Cl मुझे यहाँ पे +6 में से एक +5 नज़र आता है, यहाँ आपको Cl नज़र आता है आपको -1 में, ऑक्सीजन 0 में है, और यहाँ ऑक्सीजन -2 में नज़र आता है बच्चों। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट, एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट, देखो KClO3 का Cl +5 से -1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बच्चों, ये +5 से -1 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर हो रहा है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हुआ आपका रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, और वो ऑक्सीजन -2 से 0 में, यहाँ हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पे KClO3 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एक एग्जांपल और है हमारे पास में, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। नाइट्रोजन -3 से 0 में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन +3 से 0 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और +3 से 0 में कन्वर्ट हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, अब आता है डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन सेम एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा बच्चों। और कैसे पहचानेंगे, वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड और रिएक्टेंट का एक एलिमेंट ऐसा होगा जो पूरी रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर हमें एग्जिबिट करता हुआ नजर आ रहा होगा। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑलवेज इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, ये हमें लर्न करना है बच्चों। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, H2O में -2 में कन्वर्ट हुआ, और O2 में ये 0 में है। तो अब ध्यान से देखें, -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये हुआ बेटा रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वजह से, H2O2 में ऑक्सीजन की वजह से रिडक्शन हुआ, और H2O2 में ऑक्सीजन -1 से 0 में भी कन्वर्ट हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो H2O2 में ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एलिमेंट की वजह से हो रहा है, एक ही कंपाउंड के एक ही एलिमेंट की वजह से। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, उसका अपोजिट कर दो। उसमें क्या था बच्चों, देखें आप कि यहाँ पर
रिएक्टेंट साइड में एक एलिमेंट का एक ऑक्सीजन स्टेट था जो कि 2 ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग देखें तो उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पर। तो एक ही एलिमेंट का 2 ऑक्सीजन स्टेट एक ही ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। इट इज़ अ क्लास ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट फ्रॉम 2 ऑक्सीजन स्टेट, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 और 0 में, फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल ऑक्सीजन स्टेट। देखें आप, -2 और 0 से कन्वर्ट हो रहा -1 में। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कॉम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहेंगे। कॉम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में भी आइदर एन इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें ये चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, अगला हमारे पास में इक्वेशन है आइडेंटिफाई रेडॉक्स रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, हमें ये फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इनका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है। Zn 0 में है, हाइड्रोजन +1 में है, Cl -1 में है, Zn यहाँ पे +2 में है, Cl -1 में है और हाइड्रोजन यहाँ पे 0 में। ठीक है बच्चे, तो Zn कन्वर्ट हो रहा है 0 से Zn +2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का Cl का तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है, तो ये तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, +1 से तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया रिडक्शन। तो इसका मतलब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन तो है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना। देखिए Zn 0 से Zn +2 में कन्वर्ट हुआ, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो आपका जो Zn है, Zn होगा बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और HCl में जो हाइड्रोजन है वो +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HCl आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है बच्चों, अगले एग्जाम्पल हम लोग देखें। अगर मैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखता हूँ तो H2SO4 + MgSO4 बना, SO2 + H2 बना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सल्फर है +4 ऑक्सीजन स्टेट में, मैग्नीशियम 0 में है, यहाँ मैग्नीशियम +2 में है, यहाँ सल्फर +6 में, प्लस यहाँ सल्फर +4 में है। लेकिन यहाँ पे ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन तो +1 में, ऑक्सीजन -2 में, तो चेंज बस यही हो रहा है। तो सल्फर कन्वर्ट हुआ है आपका, यहाँ पर आपका +6 में है सल्फर बच्चों। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये बेसिकली +6 में है, सल्फर +6 में है, तो +6 से +4 में गया, +6 से +4 में है, तो यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हुआ आपका, रिडक्शन। और हमने अभी पढ़ा था रिडक्शन में कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मैग्नीशियम है वो +2 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो ये 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हुआ हमारा Mg, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो ये भी हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगली रिएक्शन है हमारे पास में, हाइड्रोजन +1 में है, सल्फर +6 में है, ऑक्सीजन -2 में है, Na में हमेशा +1 में होगा, ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में है, ये +1 में है, सोडियम ये +6 में है, ये -2 में है, और ये +1 में है, और ये -2 में है। तो यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है बच्चों, तो ये आपका एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमारा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और ये दोनों रिएक्शन जो अभी हमने स्टडी किए, ये हमारे रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट से हमने फाइंड किया कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। अगला रिएक्शन हम लोग देख लें बच्चों, यहाँ से Fe+3 में नज़र आता है, Cl -1 में, Sn +2 में नज़र आता है, और Cl -1 में, और यहाँ पर Fe+2 में है बच्चों, और Cl -1 में, और यहाँ Sn +4 में, Cl -1 में। तो आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपका रिडक्शन है। रिडक्शन में कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हुआ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। SnCl2 में Sn +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बच्चों। अगला है वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। इट इज़ डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखें बच्चों, इसे 1 मोल ऑफ स्पीसीज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर नॉन रेडॉक रिएक्शन, हम लोग नॉन रेडॉक रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले करेंगे एन फैक्टर ऑफ एसिड। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल रिप्लेसेबल और टोटल रिप्लेस्ड H प्लस आयन पर मोल ऑफ एसिड। पर मोल ऑफ एसिड ने जितना H प्लस आयन रिप्लेस किया या जितना रिप्लेसेबल है उसे हम लोग एसिड का एन फैक्टर कहेंगे। दो कैटेगरी है, व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर रिएक्शन नहीं हमें दी गई है बच्चों तो एन फैक्टर क्या होगा, उस केस में एन फैक्टर होगा टोटल रिप्लेसेबल H प्लस आयन, और इसी को हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टेबल दी गई, इसमें देखते हैं। HCl में रिप्लेसेबल कितने एच है बेटा, 1 ही एच है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। HNO3 में भी 1 ही नज़र आता है मुझे, 1 रिप्लेस हो सकता है, तो इसका एन फैक्टर होगा 1। H2SO4 में 2 पर मोल ऑफ H2SO4 से 2 मोल ऑफ H प्लस रिप्लेस हो सकते हैं, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर आपका 2 है। H2C2O4 में भी हम 2 H प्लस को रिलीज कर सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। CH3COOH में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है उसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, तो यही हम लोग रिलीज कर सकते हैं बच्चों। इस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, इसलिए इसका एन फैक्टर होगा आपका 1। ये तीनों हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच है, तो ये तीनों हाइड्रोजन बेटा रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। अगला H3PO4 में 3 हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं, इसलिए इसका 3 है। अब H3PO3 का यहाँ पे एन फैक्टर यहाँ पे 2 नहीं रहता, वो कैसे, एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। H3PO3 का ये स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा H3PO3 का स्ट्रक्चर है। अब जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत कम है, इसलिए ये ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये जो OH बॉन्ड है, इस OH बॉन्ड में पोलैरिटी, इसलिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो 2 H प्लस ये रिलीज कर सकता है, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 है। सिमिलरली H3PO2 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो केवल एक ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच हमें दिखेगा, इसलिए इसका एन फैक्टर बनाएगा। अब बोरिक एसिड का एन फैक्टर देखो, यहाँ पे 3 H नजर आ रहे हैं पर एन फैक्टर इसका 1 है। वो क्यों है बच्चों, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये होता है BOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों। अब ये क्या करता है, आप इसको अगर वाटर में हम लोग डिजोल्व करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे तो नहीं, ऑक्सीजन पे मेरे को 2 लोन पे नज़र आते हैं, और जबकि इसका एक ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये क्या करेगा, अपना एक लोन पर इसको यहाँ पे डोनेट कर देगा। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तो खुद का H प्लस इसने रिलीज नहीं किया बच्चों, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का OH के साथ में इसने बॉन्डिंग कर लिया और एक H प्लस रिलीज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक OH तो इससे अटैच हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका BOH होल 4 माइनस प्लस एक H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हमें नज़र आता है। अब अगला केस है इफ रिएक्शन इज गिवन। अगर रिएक्शन गिवन है तो टोटल रिप्लेस्ड H प्लस आयन इन द रिएक्शन, कितने रिप्लेस हो रहे हैं, देखो इसके पास में 3 H प्लस थे हमारे पास में, और अगर रिएक्शन होने के बाद में अभी इसके पास में 2 बाकी हैं, तो कितने ने रिप्लेस किए, इसने ओनली 1 H प्लस रिप्लेस किया, तो जो इसका एन फैक्टर आएगा वो 1 हो जाएगा। अगली रिएक्शन में देखो यहाँ पर H3PO4 के पास में 3 H प्लस थे जिनको रिलीज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक अभी बाकी है। ठीक है बेटा, यानी कि इसने कितने रिलीज किए, इसने 2 रिलीज किए होंगे, तो इसका जो एन फैक्टर आने वाला है वो 2 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे H3PO4 में 3 रिलीज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक भी H प्लस इसके पास नहीं है, तीनों रिलीज कर दिए, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा बच्चों 3 होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज एन फैक्टर ऑफ बेस। इट इज डिफाइंड एज टोटल रिप्लेसेबल और टोटल रिप्लेस्ड OH माइनस आयंस और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स डोनेटेड। ठीक है बेटा, बेस जितने OH माइनस को रिप्लेस कर सकता है और या कितने उसने रिप्लेस किए या उस पर कितने लॉन पेयर है, ठीक है बेटा, वो उसका एन फैक्टर होगा। पहला केस में व्हेन रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर रिएक्शन हमें नहीं दी गई है तो टोटल रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, कितने वो OH माइनस आयन रिप्लेस कर सकता है। देखो यहाँ पर NOH के पास में एक ही OH है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही रिप्लेस कर सकता है। और यहाँ MgOH का ऑल 2 इसमें 2 है हमारे पास में,
तो इसका एन फैक्टर बेटा 2 हो जाएगा, 2 रिप्लेस कर सकता है। AlOH का होल थ्राइस में 3 OH है तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अमोनिया में OH तो नहीं है पर इसके पास में लोन पेयर है बच्चों, 1 लोन पेयर है, तो इसलिए इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों पर मिलाकर 2 लोन पेयर होंगे, इसलिए इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अगला कैसे व्हेन रिएक्शन इज गिवन, अगर रिएक्शन गिवन है तो टोटल रिप्लेस्ड OH माइनस आयन, कितने OH आयन उसने रिएक्शन में रिप्लेस किए हैं बेटा, वही उसका एन फैक्टर होगा। देखो यहाँ से AlOH का होल थ्राइस के बाद 3 OH है, लेकिन यहाँ पर अभी इसके पास में 2 H अभी रिमेनिंग है, यानी कि इसने 1 ही OH इसने रिप्लेस किया होगा, तो इस केस में इसका जो एन फैक्टर होगा वो 1 होगा। अगला देखो वही रिएक्शन है, AlOH का होल थ्राइस 3 OH है इसके पास में, लेकिन अभी एक OH इसके पास रिमेनिंग है, यानी कि इसने 2 OH इसने क्या किए होंगे, 2 OH माइनस इसने रिप्लेस कर दिए, इसलिए इसका एन फैक्टर आने वाला है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो 3 OH थे इसके पास में, और यहाँ पर इसके पास में एक भी OH अभी नहीं है बेटा, तो इसने तीनों रिप्लेस कर दिए हैं, इसलिए इस रिएक्शन में AlOH का होल थ्राइस इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो एक ही कंपाउंड का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अगला केस है हमारे पास में, देखो इस कंपाउंड के पास में 2 लोन पेयर हैं और इसने दोनों लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लेके गया है, तो फिर इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसने क्या किए, रिएक्शन में यूज कर लिए। अगला देखो इस कंपाउंड के पास में 2 लोन पेयर है, लेकिन अभी एक लोन पेयर बाकी है, कि इसका एक लोन पेयर केवल यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आता है अगला केस, एन फैक्टर ऑफ आयनिक साल्ट। आयनिक साल्ट का एन फैक्टर 2 केस है, रिएक्शन इज नॉट गिवन, इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन तो एन फैक्टर होगा टोटल कैटायनिक चार्ज और मॉडुलस ऑफ टोटल एनायनिक चार्ज। उस साल्ट में जितना कैटायनिक चार्ज है या फिर जितना एनायनिक चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ Na प्लस और -1, तो टोटल पॉजिटिव +1 है और टोटल नेगेटिव -1 है, तो इसका एन फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है ये Mg2+ है और Cl-, एक Cl पे -1 है, 2 Cl पे -2 हो जाएगा, तो टोटल पॉजिटिव भी +2 है और टोटल नेगेटिव मॉडुलस लेंगे तो वो भी 2 आएगा, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ पर Al+3 में है, एक Cl पे -1 चार्ज है बच्चों, लेकिन 3 Cl पे -3 हो जाएगा, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +3 है और टोटल नेगेटिव चार्ज -3 है, तो एन फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे Ca2+ और सल्फेट पे 2- है। ठीक है बच्चों, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। यहाँ देखें हम लोग ध्यान से, Ba पे चार्ज है +2 और हमारे पास में 3B है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 हो जाएगा, और फॉस्फेट आयन है PO4 3- और हमारे पास में 2 फॉस्फेट आयन है, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एन फैक्टर होगा इसका 6, इसका एन फैक्टर होगा। अगला है इफ रिएक्शन इज गिवन, अगर रिएक्शन गिवन है तो टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज रिप्लेस्ड, कितना कैटायनिक और कितना एनायनिक चार्ज रिप्लेस हो रहा है वही उसका एन फैक्टर होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका सॉल्ट है, तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो Na+ और Na+ की वजह से, और यानी कि 2Na+ है हमारे पास में, और सल्फेट है यहाँ पर SO4 2-। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर Na+ है और K+ है और SO4 2-, तो एनायनिक चार्ज तो एडिटिज है। कैटायनिक में पहले आपके पास में Na+, 2 Na+ थे आपके पास में, तो +2 चार्ज Na की वजह से था। यहाँ पे चार्ज तो अभी भी +2 है, पर एक Na+ को रिप्लेस कर दिया K+ ने, तो यहाँ पर आपका +1 चार्ज रिप्लेस हो रहा है, तो फिर इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो होगा बच्चों 1। अगला केस देखो, यहाँ पर आपके पास में Na थे 2Na और सल्फेट पे -2, यहाँ भी -2 है, तो दोनों Na रिप्लेस हो गए, यहाँ 2K+ आ गया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि यहाँ पर +2 चार्ज रिप्लेस हो रहा है, दैट्स वाई इसका जो एन फैक्टर होगा इस कंपाउंड का, यहाँ लिख देते हैं, इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा बच्चों, 2 होगा। अगला केस देखो, ये आपका K4FeCN6 + ZnSO4, ये एक रिएक्शन दी गई हमें। देखो यहाँ पर आपके पास में है K+4 आयन है यहाँ पे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आपके पास में +4 है, और यहाँ आप देखते हैं तो यहाँ पर है आपके पास में 2K+ और ये आपको Zn2+ नज़र आता है। एनायन तो एडिटिज है, यहाँ पर भी वही एनायन था बेटा, इस पर आ जाएगा -4 आ रहा होगा कुछ, इसको ब्रेक करें हम लोग, तो ये इस तरीके से होता है FeCN6। ठीक है बच्चों, और इस पर आ रहा होगा -4, तो यहाँ पे वही एनायन है, बस कैटायनिक चार्ज यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे कैटायनिक चार्ज K की वजह से था +4, अब यहाँ पर देखो बच्चों 2K तो अभी भी हमारे पास में K+,
लेकिन Zn+2 आ गया, तो यानी कि +2 चार्ज यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है, तो फिर इस केस में इसका जो n फैक्टर आएगा वो हो जाएगा बच्चों कितना, वो 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, फाइंड आउट n फैक्टर ऑफ गिवन स्पीसीज। तो रिएक्शन गिवन नहीं है तो इसका n फैक्टर तो 1 हो जाएगा, एक ही वजह रिप्लेस कर सकता है। H3BO3 हमने देखा था पिछली क्लास में, है ना बच्चों, इसका n फैक्टर 1 होता है। और NaH2PO4, तो यहाँ पे 2H+ रिप्लेस कर सकता है अभी, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। अब ये साल्ट है FeSO4.7H2, ठीक है बच्चों, इससे तो आयन मिलेंगे नहीं, तो यहाँ पर आपका ये +2 में है और ये सल्फेट आपका -2 में है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव -2 मोड़ लेंगे तो इसका n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कार्बोनिक एसिड है 2H+ रिप्लेस कर सकता है, इसका n फैक्टर 2 होगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर ये भी एक साल्ट है आपका, आयरन यहाँ पे +3 में है बच्चों, +3 में, ठीक है, आयरन +3 में है, टोटल पॉजिटिव चार्ज एक पे +3 है तो 2 पे हमारे पास में +6 हो जाएगा। चेक कर लें, नेगेटिव इतना आना चाहिए। सल्फेट होता है आपका -2 में और 3 सल्फेट है तो -6, तो फिर इसका n फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पर कितने OH इसके पास में 3 रिप्लेस कर सकता है, तो n फैक्टर इसका 3 हो जाएगा। अगला ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन का एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट n फैक्टर ऑफ अंडरलाइन स्पीशीज इन गिवन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, हमें H2SO4 का n फैक्टर फाइंड करना है। ध्यान से देखें, इसके पास में 2 H+ थे, लेकिन यहाँ पर भी एक H+ अभी बाकी है इसके पास, यानी कि इसने एक H+ यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया है बच्चों, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 1। अगला एग्जाम्पल, H2SO4 का फाइंड करना है, इसके पास में 2 H+ है और अभी इसके पास में एक भी H+ रिमेनिंग नहीं है बच्चों, यानी दोनों इसने रिलीज कर दिए, तो इस केस में इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में H2SO4 का n फैक्टर 1 है, सेकंड रिएक्शन में H2SO4 का n फैक्टर 2 है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH यहाँ पे 2 है हमारे पास में, और अभी 1 OH यहाँ पे रिमेनिंग है, यानी कि इसका जो n फैक्टर होगा बच्चों वो 1 हो जाएगा, इसने 1 ही रिप्लेस किया। अगला मुझे साल्ट नजर आता है, साल्ट का n फैक्टर तो जितना पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो n फैक्टर वही होता है इसका। तो यहाँ पर Na2+ पॉजिटिव चार्ज Na की वजह से, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज Na+ और H+ की वजह से, यानी कि +1 चार्ज रिप्लेस हो गया है, तो फिर इस केस में से इसका n फैक्टर आएगा बच्चों वो 1 आएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा जो टाइप है वो है n फैक्टर कैलकुलेशन फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे बच्चों। तो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ स्पीसीज। ठीक है बेटा, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ स्पीसीज। 1 मोल स्पीसीज ने जितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया, उसको हम लोग बोलेंगे n फैक्टर ऑफ दैट स्पीसीज। ठीक है बच्चों, पहला केस है व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओनली 1 एलिमेंट चेंजेस। अगर ओनली 1 एलिमेंट का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों कितना हो रहा है, यहाँ Na 0 है, 0 से कन्वर्ट हुआ है किसमें, 0 से ये +1 में कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल से 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पर जो इसका n फैक्टर आएगा वो होगा बच्चों 1। ठीक है, Al+3, Al 0 से कन्वर्ट हुआ +3 में, Al 0 से कन्वर्ट हुआ +3 में, 3 मोल का एक्सचेंज हो रहा है, 1 मोल से 3 मोल का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका इसका n फैक्टर 3 हो जाएगा। अगला यहाँ पर Zn 0 में था, 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल से 2 मोल का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस केस में इसका n फैक्टर बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, यहाँ पर I 0 में है और ये -1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो 1 मोल का, 0 से -1 में 1 मोल का एक्सचेंज हुआ, और इसके एक ही मोल में 2 हैं बच्चों, 2 I है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 × 2, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा आपका 2। ठीक है बच्चों, और अगला मेरे पास में हाइड्रोजन, ये 0 है, 0 से +1 में कन्वर्ट हुआ, तो ध्यान से देखें 0 से +1 में 1 मोल का एक्सचेंज, लेकिन हाइड्रोजन के एक मोल में ही 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2, तो इसका n फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है Fe+2 से Fe+3, तो +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, 1 मोल का एक्सचेंज हुआ, और इसके 1 मोल में 1 ही है, तो इसका n फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है Cu, तो +2 में है और सल्फर -2 में है, यहाँ पे सल्फर +4 में है। ठीक है बच्चे, तो आप ध्यान से देखें, यहाँ से Cu में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, सल्फर चेंज हुआ है -2 से +4 में, तो यहाँ पर हो रहा है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, कितना हुआ, -2 से +4 में है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, -2 से पहले 0 में आया होगा। ठीक है बेटा, और 0 से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
तो जिसका एन फैक्टर आएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा Cl 0 से -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ। ध्यान से देखें 1 मोल का एक्सचेंज हुआ, 1 मोल का एक्सचेंज हुआ है, तो इसका एन फैक्टर होगा, इसका एन फैक्टर 1। अच्छा, मुझे अगर Cl2 का निकालना हो तो 0 से -1 में एक्सचेंज हो रहा है। ध्यान से देखें, मुझे Cl2 का निकालना है। 0 से -1 में 1 मोल का एक्सचेंज, पर इसके 1 मोल में 2 क्लोरीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब P4 से PS3 फॉस्फिन यहाँ पर बन रहा है, तो ये 0 है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर फॉस्फोरस -3 में बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखें, तो 0 से कन्वर्ट हो रहा है या -3 में, तो 3 मोल का एक्सचेंज। ठीक है बेटा, लेकिन 1 मोल में 4 है, तो 4 × 3, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 12। अगर मुझे फॉस्फीन में फॉस्फोरस का निकालना है तो -3 से 0 में कन्वर्ट हुआ, 3 का एक्सचेंज हुआ, 1 मोल में 1 ही फॉस्फोरस है, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है FeO। FeO में आयरन +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और यहाँ आयरन +3 ऑक्सीजन स्टेट में, ऑक्सीजन दोनों जगह -2 में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें, तो ये +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल का एक्सचेंज, तो इनका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एन फैक्टर हो गया इसका 1, क्योंकि आयरन एक ही यहाँ पर। अब लेकिन मैं Fe2O3 में देखता हूँ तो +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल का एक्सचेंज पर 1 मोल में 2 आयरन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है यहाँ पर ऑक्सोलेट आयन में कार्बन आपका +3 में है और ये +4 में है, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ 1 मोल का, पर 1 मोल में 2 है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपका 1 × 2, इसका एन फैक्टर 2 होगा। लेकिन CO2 का निकालना है आपको एन फैक्टर, तो +4 से 3 में 1 का एक्सचेंज, 1 मोल में 1 ही कार्बन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका एन फैक्टर बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है परमैंगनेट आयन। इसके बारे में बेटा ये अलग अलग वीडियो में अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर Mn+7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो रहा है 5 मोल का एक्सचेंज, 5 मोल का एक्सचेंज हुआ, तो फिर इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5। इस केस में Mn का जो एन फैक्टर आएगा बच्चों वो आएगा 5। अगला है यहाँ पर Mn+7 में है, +7 में, यहाँ पर +7 से ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है, +4 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बच्चों, तो +7 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे 3 मोल का एक्सचेंज हुआ, तो इस केस में जो इसका एन फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। यहाँ पर मैग्नेट में तो जो आपका Mna+7 है, यहाँ पर Mn है 8 में से 2, ये 6 है, तो +7 से +6 में कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल का एक्सचेंज हुआ, इसलिए जो इसका एन फैक्टर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, हमें लर्न करना पड़ेगा कि परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है और बेसिक मीडियम में +3 होता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक में इसका एन फैक्टर आपका 1 आएगा। ठीक है बच्चों। अगला केस आता है व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट। अगर एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट अगर मोर देन ऑक्सीजन स्टेट में, 1 से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट में अगर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में होता है एन फैक्टर आएगा N1 + N2, N1 आपका एन फैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट और एन फैक्टर ऑफ N2 को बोलेंगे एन फैक्टर ऑफ अनदर एलिमेंट। चेक करते हैं एक बार कैसे। देखो ये यहाँ पे आयरन आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट में है और कार्बन आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, Fe+3 में है, और यहाँ कार्बन +4 में है। ध्यान से देखो, एक ही कंपाउंड के 2 एलिमेंट दोनों ऑक्सीडाइज होने चाहिए। देखो आप, तो आयरन +2 से कन्वर्ट हुआ +3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको N1 मान लेते हैं, तो ये N1 हो जाएगा आपका कितना, +1 से +3 में 1 का एक्सचेंज और 1 मोल में 1 ही आयरन है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 होगा। अब +3 से ये जा रहा है आपका +4 में, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है बेटा, इसे N2 मान लेते हैं, ये हो जाएगा N2। तो इस केस में +3 से +4 में 1 का एक्सचेंज, पर 1 मोल में 2 कार्बन है, क्योंकि कार्बन एटम लिया है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा 2। तो फिर इस केस में जो इसका एन फैक्टर आएगा वो होगा N1 + N2, यानी कि ये होगा 1 + 2 तो 3। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा आपका फेरस ऑक्सलेट का, इस केस में इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 हो जाएगा। अगला केस और है मेरे पास में, यहाँ पर कॉपर +1 में है और फॉस्फोरस -3 में है, यहाँ फॉस्फोरस +5 में दिखता है बच्चों। ठीक है, तो Cu जा रहा है आपका +1 से +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, तो इसमें 1 का एक्सचेंज हुआ, 1 का एक्सचेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का ये हो गया 3, या N1 हो गया। ठीक है बच्चों, और ये -3 से जा रहा है +5 में, -3 से जा रहा है आपका ये +5 में जा रहा है, तो यहाँ पे 8 मोल का एक्सचेंज हुआ बच्चों। कितने मोल का? 8 मोल का। -3 से पहले 0 में, 0 से 5 इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहाँ पे 8 मोल का एक्सचेंज हो रहा है, और यहाँ पे एक ही फास्फोरस है, तो मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 ही आएगा,
अब N1 + N2 दोनों को ऐड कर देंगे तो Cu3 और Cu3P का जो एन फैक्टर आएगा यहाँ पर आएगा 3 और 8, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला केस है बच्चों एन फैक्टर ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का दो एलिमेंट, एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका दो केस है, इफ नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम। अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं तो उस केस में एन फैक्टर क्या होगा, वो होगा टोटल लॉस्ट और टोटल गेन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, टोटल मोल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताना, या टोटल गेन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताना। देखो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल है मेरे पास में। तो यहाँ पर हम लोग इसका ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो आपका सल्फर है वो -2 ऑक्सीजन स्टेट में है, कार्बन आपका +4 में है, नाइट्रोजन आपका -3 में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन यहाँ पे आपका +2 में है और नाइट्रोजन आपका -3 में है और सल्फर यहाँ आपका +6 में है। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखें कि जो कार्बन है वो +2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, और जो सल्फर है वो कन्वर्ट हो रहा है कितना बेटा, -2 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो -2 से +6 में जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे लॉस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 8 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं बेटा, और +4 से +2 में, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे होंगे बच्चे। तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, टोटल लॉस्ट और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ से 8 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इफेक्टिवली 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो रहे हैं बेटा। तो जो इसका एन फैक्टर आने वाला है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 6, SCN- का एन फैक्टर 6 हो जाएगा। अगला केस है नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन आर सेम। अगर वो सेम है उस केस में क्या करेंगे, या तो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन या गेन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम लोग यहाँ देखेंगे। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन है KCl3 से KCl + O2 यहाँ पे मिल रहा है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि मॉलिक्यूल है, इसी को आयनिक रिएक्शन बनाए क्योंकि K ऑलवेज +1 ऑक्सीजन स्टेट में जाता है, तो K को हम लोग हटा दें तो ClO3- और ये Cl- + O2, तो ये दोनों एक रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये आयनिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये कितना बेटा, ये है आपका +5 ऑक्सीजन स्टेट में मुझे नजर आता है, और ऑक्सीजन आपका -2 में है, Cl पे -1 में है और ऑक्सीजन यहाँ पे 0 में है। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखो, तो आप देखें Cl जा रहा है +5 से -1 में जा रहा है, तो यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, गेन हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहे हैं, 6 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो गए। और अगला है -2 से ये 0 में जा रहा है, ध्यान से देखना इसको, -2 से 0 में, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको हम लोग -2 से 0 में, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हुआ, लेकिन 1 मोल में 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ही गेन हो रहा है, तो या तो लॉस इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं या हम लोग गेन इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। तो फिर इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना होगा बच्चों, वो एन फैक्टर इसका 6 हो जाएगा। अगला केस है एन फैक्टर ऑफ अ सबस्टेंस इन विच द एटम अंडरगोज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इन मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। इसमें क्या होगा बेटा कि एक जो आपका आयन है या जो कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट 2 और मोर देन 2 ऑक्सीजन स्टेट में अगर मुझे मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 3 और 2 और 1 ये कोएफिशिएंट दिए बेटा क्वेश्चन में दिए जाएंगे हमें। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग कैसे हम लोग चार्ज बैलेंस देखते हैं इसका, एटम तो बैलेंस यहाँ पे है ही सही, तो यहाँ पे +6 और एक आयन पे +2 है, 2 आयन पे +4, तो टोटल यहाँ पे मुझे दिखता है +10 चार्ज है। ठीक है बच्चे, एक आयन पे +7 है, एक आयन पे +7, 3 आयन पे हो जाएगा +21, तो +21 है यहाँ पे, तो दोनों तरफ मेरे को इक्वल करना है। तो यहाँ पे अगर 11 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाए तो इधर भी +10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 11, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं 11 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड कर दें तो ये क्या होगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन के मोल कितना, 11 मोल, तो 11 मोल तो 3 मोल ऑफ Mn+7 के लिए था, पर एन फैक्टर तो 1 मोल के लिए फाइंड किया जाता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 11/3। ठीक है बच्चों, अगला है एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चा, तो एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकलेगा,
ठीक है बच्चों, इसका एन फैक्टर होगा N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब N1 क्या है, ये एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और N2 है एन फैक्टर रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि मेरे को यहाँ पे एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, ये -1 ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, ये 0 में है और यहाँ पर -2 में। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो, इसे हम लोग N1 कंसीडर करते हैं, तो -1 से -2 में 1 का एक्सचेंज, पर 1 मोल में 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, और -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, फिर से 1 मोल का एक्सचेंज, पर 1 मोल में 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो ये 2 हो जाएगा। तो अब इसका एन फैक्टर क्या आएगा, इसका एन फैक्टर होगा बच्चों N1 इंटू N2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बेटा, इसका एन फैक्टर जाएगा 1। ठीक है बेटा, अगला केस और देख लेते हैं। Cl यहाँ पे 0 में है, Cl यहाँ -1 में, और यहाँ पे Cl +5 में नज़र आता है मुझे। ठीक है बच्चों, तो Cl जा रहा है आपका 0 से -1 में, तो यहाँ एक्सचेंज कितना हो बच्चा, 1 मोल का, पर 2 यहाँ पर क्लोरीन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और 0 से जा रहा है +5 में बच्चों, तो यहाँ कितना एक्सचेंज हुआ, 5 मोल का, 0 से 5 में 5 मोल, लेकिन एक में 2 है Cl, यहाँ पर Cl 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 10। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा बच्चों, इसका एन फैक्टर होगा आपका N1 इंटू N2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10 प्लस 2। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका मुझे एन फैक्टर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास में कुछ एग्जांपल है, फाइंड आउट एन फैक्टर ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज। तो मुझे इसका एन फैक्टर फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो Cr यहाँ पर +3 में नज़र आता है, आयोडीन -1 में है, यहाँ Cr +6 में नज़र आता है और आयोडीन यहाँ पे +5 में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका एन फैक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कुछ देर पहले, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इसका, एक ही कंपाउंड का एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसके, इसमें +3 से कन्वर्ट हुआ, +3 से कन्वर्ट हो रहा है +6 में, तो यहाँ पे 3 मोल का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, 3 मोल का एक्सचेंज हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका, इस केस में आपका एन फैक्टर क्या होगा बेटा, N1 + N2 आ जाएगा। अभी देखा हमने, -1 से कन्वर्ट हुआ +5 में, तो ये 6 मोल का एक्सचेंज। ठीक है बेटा, 6 मोल का एक्सचेंज, पर यहाँ पर 1 मोल में 3 है, तो क्या करेंगे इस केस में, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1, कितने का एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज हुआ आपके -1 से +5 में 6 मोल का एक्सचेंज, और 1 मोल में 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा आपका 18। और इसका एन फैक्टर होगा आपका N1 + N2, तो ऐड हो जाएगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, 21 हो जाएगा इसका एन फैक्टर। अगर हम लोग देखें तो इसका एन फैक्टर 21 होगा। अगला है मेरे पास में, ठीक है बच्चों, अगला हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है ये आपका बेटा -3 में है, नाइट्रोजन आपका यहाँ -3 में नज़र आता है, और जो आपका क्रोमियम है यहाँ पर, ठीक है बेटा, क्रोमियम है यहाँ पर +6 में नज़र आता है, यहाँ पर क्रोमियम +6 में है। यहाँ पे क्रोमियम कितना है आपका, क्रोमियम की हम लोग बात करें तो क्रोमियम आपका +3 में नज़र आता है, नाइट्रोजन 0 में। ठीक है बेटा, H का और उसका ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखें हम यहाँ पर, ये आपका है, देखिए ध्यान से, तो ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ है -3 से 0 में कन्वर्ट हुआ, 3 का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन 1 मोल में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हुआ आपका 6। तो -3 से 0 में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 6 मोल का लॉस हो रहा है। अब Cr +2 से जा रहा है +3 में, तो यहाँ पे 3 मोल का गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 मोल है इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो टोटल लॉस और टोटल गेन इलेक्ट्रॉन के मोल इक्वल है, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर या तो लॉस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या गेन इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो इसका एन फैक्टर 6 होगा। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, देखो यहाँ पे P4 है तो 0 में है, Na तो +1 में होता है। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन -2 में है, H आपका +1 में, P यहाँ पे -3 में, और P यहाँ पे आप देखें तो +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पे P आपका +1 ऑक्सीजन स्टेट में। ठीक है बच्चों, तो ये तो डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नज़र आती है। तो यहाँ पे फास्फोरस को आप देखें -0 से -3 में कन्वर्ट हुआ, 3 मोल का एक्सचेंज, पर 1 मोल में 4 है बेटो, 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, ये N1 हो गया। अब ये -0 से +1 में जा रहा है बेटा, 1 का एक्सचेंज, पर 1 मोल में 4 है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 आ जाएगा। अब इसका एन फैक्टर कैसा होगा, इसका एन फैक्टर होगा N1 इंटू N2, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस N1 प्लस N2, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों,
अगला है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑल बैलेंस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया, एटम बैलेंस दैट इज कॉल्ड मास बैलेंस। तो हमें रिएक्टेंट साइड किसी एलिमेंट के जितने एटम है प्रोडक्ट साइड उतना होना चाहिए। दूसरा है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो दो मेथड हमारे पास में, एक होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो इन एसिडिक मीडियम में, पहला एसिडिक मीडियम में सेपरेट द रिएक्शन या इक्वेशन को दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, दो पार्ट में, क्योंकि हाफ रिएक्शन मेथड है। बैलेंस करना है, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बोथ रिएक्शन। हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है पहले उनको बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगले स्टेप पे हम लोग H2 ऐड करेंगे डेफिनेशन साइड। फिर H को बैलेंस करने के लिए हम लोग डेफिनेशन साइड में H+ को ऐड करेंगे। और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उन्हें बोथ दी रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट अगर है तो। अब दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे। और बेसिक मीडियम में हम लोग अगर आगे इसको अगर हम लोग कर रहे हैं तो 4 स्टेप्स, ये 4 स्टेप्स तो क्या रहने वाले बेटा, सेम रहने वाले 4 स्टेप्स। तो 5वें स्टेप में पहले क्या होगा कि हमने जितने H+ ऐड किए थे उतने OH- बोथ दी साइड ऐड कर देंगे। अब फिर से वही स्टेप, टू बैलेंस चार्ज ऐड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और फिर अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायरमेंट तो। फिर दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। हम तो एक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, पहले सेपरेट करेंगे। तो Cr2O7 2- से मिल रहा है हमें रिएक्शन में Cr+3। ठीक है बेटा। अगला है ऑक्सोलेट आयन है C2O4 2- से हमें मिल रहा है CO2। ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करेंगे, हमें उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। तो यहाँ पे कार्बन क्रोमियम है आपका बच्चों। तो क्रोमियम की हम लोग बात करें, क्रोमियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है बच्चों। इधर देखें हम लोग कार्बन है 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करते हैं। तो 7 ऑक्सीजन है तो इधर 7H2 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। इधर ऑक्सीजन बैलेंस है तो ऐड नहीं करना मुझे। H को बैलेंस करते हैं, इधर 14H है तो इधर 14H+ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। इधर तो H है ही नहीं। अब हम लोग क्या करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। इधर है आपका -2 चार्ज, इधर 0 है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दूँ तो इधर भी -2 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें बच्चों तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका चार्ज बैलेंस हो गया बोथ दी साइड। इधर देखते हैं यहाँ चार्ज कितना बेटा, एक आयन पे +3 है, 2 पे आपका +2 है तो +6 हो गया। इधर चार्ज है आपका +6, इस पे से चार्ज 0 है। यहाँ पे आपका +14 है और यहाँ आपका -2 है तो 14 में से 2 गया तो 12, तो +12 है। तो मैं अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 12 में से 6 गए तो फिर से आपका +6 यहाँ पर बच जाएगा। इधर भी +6, इधर भी +6। ठीक है बच्चों। अब दोनों रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पर आपके देखो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3C2O4 2- और ये 6 CO2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 14H+ प्लस Cr2O7 2- ये रिएक्टेंट साइड, यहाँ भी रिएक्टेंट साइड से आएगा बच्चों, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा +3C2O4 2- तो आपने इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसलिए कैंसिल आउट। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, इधर बचता है आपके पास में ये है 2Cr+3 + 7H2। ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट साइड में आपके पास में ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है +6CO2 आपके पास में बचेगा और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार ये रिएक्शन बैलेंस होगी। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं क्या रिएक्शन सही बैलेंस है। चार्ज बैलेंस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे +3 2 से मल्टीप्लाई किया +6 चार्ज, इधर देखते हैं आपके पास में -2 1 पे है और 3 पे -6 और 2 -8 तो 14 में से 8 गया तो ये +6 तो चार्ज तो बैलेंस हुआ। H14 है, H14 हो गया। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 हो गया। ऑक्सीजन आपका 7, ठीक है बेटा 7 है यहाँ पे और ये 12 तो 19 है यहाँ पे। ठीक है बेटा, कितना हुआ, तो ये हो गया आपका, तो ये अगर 12 और 7 ये भी 19 हो गया। ठीक है बेटा। तो रिएक्शन बैलेंस हुई। ये एसिडिक मीडियम में था।
बच्चों बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। सेपरेट द रिएक्शन इनटू टू पार्ट्स। Zn से हमें मिल रहा है Zn2+, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट रिएक्शन है NO3- गिव्स NO4+। ठीक है बेटा, सेपरेट कर लिया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एटम को बैलेंस करो, यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में H को बैलेंस करो, वो भी नहीं है। तो सीधा क्या करना है, चार्ज बैलेंस। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर दें तो ये तो बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगला देखो ध्यान से। अब सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा एटम बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो जाएगा +3H2O। 3 ऑक्सीजन के लिए 3H2 ऐड करना पड़ेगा। अब H को बैलेंस करो, 6 और 4 10, तो यहाँ पर आएगा +10H+। अब चूँकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो जितने H+ हैं उतने ही OH- हमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो 10H+ है तो बोथ दी साइड ऐड करना पड़ेगा, +10OH- और इधर भी +10OH- ऐड करेंगे। ध्यान से देखो, ये तो 10H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होगा आपका 10H2O और इधर आपके पास में 3H2O, इधर 10 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर मुझे मिलेगा कितना, 7H2O मिलेगा मुझे। ठीक है बच्चों, अब करेंगे चार्ज बैलेंस। चार्ज देखते हैं यहाँ पे कितना है, ये आपका -1 OH-1 एक चार्ज, और 10 है तो -10 हो जाएगा, और एक प्लस है तो इधर आपका -9 है, और इधर आपके पास में -1 है। तो मुझे इधर क्या करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना चाहिए। तो जाएगा +8 इलेक्ट्रॉन। अभी चेक कर लो, -8 और -1, -9, 10 में से इधर 1 चलेगा तो दोनों तरफ -9। अब बोथ दी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रिएक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग रिएक्शन को और नेट रिएक्शन को लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये होगा बेटा 4Zn, रिएक्टेंट साइड में 4Zn, और रिएक्टेंट साइड में यहाँ से भी आएगा, इधर कौन है, NO3- प्लस NO3- प्लस इधर कितना है 7H2O, ये होगा 7H2O। ठीक है बच्चों, और प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिलता है, Zn, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4Zn2+ है, 4Zn2+, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए। इधर आपके पास में है +NH4+, ठीक है बेटा, +10OH-। अभी देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस है, चार्ज देख लो, फिर चार्ज बैलेंस है क्या, एक आयन पे -1 है, 10 है तो -10। ठीक है बेटा, एक आयन पे +2, 4 आयन है, -8 और 1 9, तो 10 में से 9 गया तो आपका 1 है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 1 है, -1, इधर भी -1। चार्ज बैलेंस 4Zn, Zn बैलेंस N1 है, N1 है यहाँ पे, H यहाँ पे 14, H यहाँ पे 4 और 10 14 हो गया, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन है बैलेंसिंग ऑफ ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन में सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बहुत आसान तरीका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये होगा आपका HNO2 गिव्स, ये होगा आपका NO3-, और इधर होगा आपका HNO2 गिव्स NO। ठीक है बच्चों, ये आपका रिएक्शन है, बस जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया वैसे इसको करना होगा। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो मुझे फिर से क्या करना है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करो, नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे 1 मोल H2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये H2 हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस। अब H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है, तो ये मुझे 3 मोल ऑफ H+ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना है देखो, +3, एक पे +1 3, +3 और एक -1, तो यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ये तो हाफ रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 H2 आपको ऐड करना पड़ेगा। अब H को बैलेंस करो, H को अगर बैलेंस करें तो इधर H2 है, इधर 1 ही है, तो यहाँ पर आपको 1 H+ ऐड करना होगा। ठीक है बेटा, अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, इधर तो चार्ज 0 है, इधर यहाँ पे +1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 ही है, तो पूरी रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं हम लोग, तो अब इसको बैलेंस हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें,
तो ये आपका आता है H2O प्लस HNO2, ये रिएक्टेंट साइड, इधर क्या आएगा आपका 2, तो प्लस 2 HNO2 प्लस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2H प्लस, ये होगा 2H प्लस, ये रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे आपका NO3, ये आपका NO3 माइनस प्लस 3H प्लस, ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट साइड में आपको मिलता है 2NO प्लस 2H2O, ठीक है बच्चों। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट उनको कैंसिल कर देते हैं। देखो H2 यहाँ पे 2 है, 2 मोल या 1 मोल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर केवल एक H2 हमारे पास में बचेगा, ठीक है बेटा। H प्लस यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 3 मोल है, तो यहाँ एक H प्लस मिलेगा, ठीक है बेटा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? और कुछ कैंसिल आउट नहीं है, अब ऐड कर देते हैं। तो ये आपका 2 मोल और 1 मोल, तो ये होगा 3 मोल HNO2, ठीक है बेटा। गैस यहाँ क्या मिला आपको, ये मिला NO3 माइनस प्लस, ये आपके पास में आता है H प्लस प्लस, ठीक है बेटा। और ये होगा 2NO प्लस H2O। अब फिर से चेक कर लो, पहले चार्ज बैलेंस करके देखते हैं। इधर चार्ज 0 है, इधर -1 और +1, ये भी 0 हो गया। एटम बैलेंस करो, H आपका 9 है, 3 है, H आपका 3, इधर 1 और 2 3, H बैलेंस। N आपका 3 है, यहाँ पे 1 और यहाँ 2, N बैलेंस। ऑक्सीजन आपका कितना है 6, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से। तो इस प्रकार से हम लोग ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे, ठीक है बेटा। और अब अगला है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इसमें क्या होता है बेटा, फर्स्ट बैलेंस द चार्ज, पहले चार्ज बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस चार्ज फाइंड आउट n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई देम बाय सुटेबल कोएफिशिएंट इफ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, उनके n फैक्टर निकालेंगे। n फैक्टर निकालने के लिए उनका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। नाउ बैलेंस एटम विच आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। अब यहाँ पे हमें उन एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। इसके बाद में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड करेंगे और H एटम को बैलेंस करने के लिए H प्लस हम लोग ऐड करेंगे। अगर वो बेसिक मीडियम है तो बोथ दी साइड हम लोग OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो इसमें हम लोग रिएक्शन को सेपरेट नहीं करते हैं। देखो एग्जाम्पल है मेरे पास में, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है Mn+2 प्लस CO2। तो सबसे पहले इनका ऑक्सीजन स्टेट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। Mn यहाँ पर +7 में है और कार्बन यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, Mn+2 में और कार्बन यहाँ पर +4 में, ठीक है बेटा। अब इसका n फैक्टर देखो +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो जो इसका n फैक्टर आएगा वो आएगा बेटा 5। और ये +3 से +4, 1 का एक्सचेंज पर 1 मोल में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 हो जाएगा, तो इनका n फैक्टर हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो ये होएगा आपका 2 MnO4 माइनस प्लस ये होगा आपका 5 C2O4 2 माइनस गिव्स ये बेटा Mn+2 प्लस CO2, ठीक है बेटा। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था कि हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एटम हुए हैं उनको हम लोग बैलेंस करेंगे। Mn यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, Mn और कार्बन को हमें बैलेंस करना है। Mn यहाँ पर 2 है, Mn यहाँ पे 1 है, तो बैलेंस कर लेंगे। कार्बन यहाँ पे 10 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2 ऐड करेंगे। तो देखें हम यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 5 4 जा 20 और ये 28 यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड में, इधर आपका 20 है, तो यहाँ पर आपको 8 H2 ऐड करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। H को बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे H प्लस कितना 16 है, तो यहाँ पर हम लोग 16 H प्लस ऐड कर देंगे, ये वो आपका 16 H प्लस ऐड कर दिया। अब देखें रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या, फिर से क्रॉस चेक करते हैं। ये -2 है और 5 है, ये 5 आयन पे, तो ये हो जाएगा आपका -10, ठीक है बेटा। एक आयन पे -1 और 2 आयन है, तो ये -2 हो जाएगा, तो ओवरऑल -12 हो गया है। और ये आपका +16 है, +16 हुआ, ठीक है बच्चे। तो ये टोटल +4 आता है, इधर भी +4 आना चाहिए, +4 आ रहा है, ठीक है। एक पे +2 और 2 पे +4, बैलेंस हो गया चार्ज। H16 एटम तो हमने बैलेंस ही किया बेटा, ठीक है। चलो अगला है हमारा
इक्विवेलेंट वेट। हम लोग देख रहे हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो मास जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसका हम लोग बोलते हैं इसका इक्विवेलेंट मास। इट इज़ द वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, वो लूज करेगा। इट इज़ द वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच लूज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका जो फॉर्मूला आता है ना बेटा, बेसिक फॉर्मूला, वो आता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इससे आप याद कर लें, इसका फॉर्मूला आता है, इक्विवेलेंट रेट का फॉर्मूला आता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है बेटा, इक्विवेलेंट रेट का मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब मुझे अगर एसिड का इक्विवेलेंट रेट निकालना है तो एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो बेसिसिटी होता है, तो मोलर मास अपॉन उसका बेसिसिटी हो जाएगा एसिड के लिए, और बेस के लिए उसका एसिडिटी होता है, तो इक्विवेलेंट रेट होगा मोलर मास अपॉन एसिडिटी। ठीक है बच्चों। अगर मुझे निकालना है साल्ट का एन फैक्टर निकालना है, साल्ट का एन फैक्टर निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर होता है उसका टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज होता है। ठीक है बेटा। तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज। ठीक है बेटा। ठीक है बच्चों। चलो, और एक और हमारे पास में होता है इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन चार्ज ऑन आयन, अगर आयन का हम लोग एन फैक्टर निकाल रहे हैं तो। ठीक है बच्चों। अगला है इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमने ये फॉर्मूला रीड कर रखा है बेटा, मोल का। मोल होता है आपका मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं मोलर मास को रिप्लेस कर देता हूँ इक्विवेलेंट मास से तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा। देखो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को बोलेंगे इक्विवेलेंट इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ही आ गया। ठीक है बच्चों। और ये टर्म है, ये तो मोल कहलाती है। तो अगला फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट का मतलब होगा मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है बच्चों। ये इसी फॉर्मूले से है, इसकी जगह हमने मोल रख दिया। अब मोल इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी होते हैं आपके एम। तो मोल इंटू एन फैक्टर ये वही है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। और नॉर्मलिटी का डेफिनेशन भी होता है, अभी कुछ देर में देखेंगे। तो इक्विवेलेंट होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, वॉल्यूम इन लीटर है। और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इसको भी हम लोग अभी देखते हैं आगे। अगला बेटा हमारा नॉर्मलिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या होता था बच्चों, मोलैरिटी में होता था मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर वी लीटर में आपके पास में ई इक्विवेलेंट, तो 1 लीटर में हो जाएगा ई बाय वी, यही है हमारा नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी ई अपॉन वी हो जाएगा आपका। अब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एन इंटू वी हो जाएगा, पिछले पेज पे हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों। तो नॉर्मलिटी होगा आपका मोल इंटू एन फैक्टर, इक्विवेलेंट होते हैं मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन ये वॉल्यूम एच रख दिया हमने, ये भी आपका नॉर्मलिटी हो गया। अब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये तो मोलैरिटी होता है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ये भी कुछ देर में हमने यहाँ पे देखा था बच्चों, ये हमने देखा था। ठीक है बच्चों। अगला है, अगर मैं वॉल्यूम को लीटर में ले रहा हूँ तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कहलाएंगे, और वॉल्यूम को एमएल में लें तो ये मिली इक्विवेलेंट हमारे कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन देख लेते हैं बस। 90 ग्राम of oxalic acid H2C2O4 is dissolved in water to form 200 ml of solution. Assume n factor of acid, उसका जो एसिडिटी वही इसका n फैक्टर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड मुझे बताना है, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड भी बताना है, और नॉर्मलिटी भी मुझे बताना है। ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, तो मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या होगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट इसका 90 ग्राम है, मोलिकुलर वेट 90, तो इसका 1 मोल आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। सेकंड, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब इक्विवेलेंट बताना बेटा, इक्विवेलेंट वेट नहीं है, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड तो होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तो मोल तो अभी फाइंड किए 1, और एन फैक्टर इसका देखो 2 है, यहाँ पे 2H प्लस रिप्लेस कर सकता है, तो 2 ये 2 इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे पास में। अब नॉर्मलिटी होता है इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। इक्विवेलेंट तो I2 अभी फाइंड किया, और वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना, 200 ml दे रखा है, लेकिन लीटर में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड किया तो इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 10N हो जाएगी। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ 1 रिएक्टेंट कंबाइन विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ अनदर रिएक्टेंट एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों कि 1 इक्विवेलेंट रिएक्टेंट का 1 इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के 1 इक्विवेलेंट के साथ में कंबाइन होगा,
और जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सब का वन इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, देयर इज नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। हमारे पास में एक रिएक्शन है बच्चों, A + B गिव C + D। अब इस रिएक्शन पे हम लोग अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करें तो इक्विवेलेंट ऑफ A विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B, तो वन इक्विवेलेंट ऑफ A विल कंबाइन विद वन इक्विवेलेंट ऑफ B and one equivalent of C will form and one equivalent of D will form। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों equivalent of A will equal to equivalent of B and equivalent of C will equal to equivalent of D। इसको हम मिली इक्विवेलेंट में भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ A will equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ B and मिली इक्विवेलेंट ऑफ C will equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ D। ठीक है बच्चों, और अगर हम लोग कंपाउंड पर किसी कंपाउंड पर से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ AXBY कंपाउंड विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ A एंड इक्विवेलेंट ऑफ B। ठीक है बच्चों, तो इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 254 ग्राम ऑफ I2 फ्रॉम KI सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में क्या है बच्चों, KI सोल्यूशन है और उसका रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ में हो रहा है, तो इसमें 254 ग्राम ऑफ I2 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो हमें K2Cr2O7 के कितने मास का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। रिएक्शन हो रहा है K2Cr2O7 प्लस Ki है गिव Cr+3 और I2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर Cr+6 ऑक्सीडेटिव स्टेट में है और ये +3 ऑक्सीडेटिव स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, I-1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। हम इस रिएक्शन पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। मोल का मतलब मास अपॉन मोलर मास, ये मोल हो गए और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे बच्चों। ये यहाँ पर भी आपका ये मोल इंटू एन फैक्टर है। तो हमारे पास में I2 का तो मास क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, कितना है 254 है, तो 254 और इसका मोलर मास आएगा आपका 254 ही आएगा। और एन फैक्टर इसका कितना है, देखो 0 से 1 में कन्वर्ट हुआ, 1 मोल में 2 यहाँ पर, तो 2 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये हुआ इसका मोल इंटू एन फैक्टर और हमें फाइंड करना है K2Cr2O7 का मास। तो इसका मास अपॉन मोलर मास इसका 294 होता है और इसका एन फैक्टर देखें आप +6 से 3 में कन्वर्ट हुआ, 3 का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर 1 मोल में यहाँ पर 2 मोल Cr है, तो आप लिखते हैं 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6, तो इसका एन फैक्टर होगा 6 और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मास 98 ग्राम आएगा बच्चों। ठीक है, और अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों, it is the experimental technique to determine the concentration of unknown solution with the help of standard और नॉन सॉल्यूशन। हम लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों, नॉन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास में एक एपरेटस है, देखो बच्चों, इसे हम लोग वीरोड बोलते हैं। ये जो हमें टेस्ट ट्यूब नजर आ रहा है बड़ा सा, इसको हम लोग वीरोड बोलेंगे। इसमें हमारे पास में नॉन सॉल्यूशन है बच्चों। नॉन सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि इसका हमारे पास में मोलारिटी हमें नॉन है और इसका हमें नॉर्मलिटी भी नॉन है, बस इसका वॉल्यूम हमें टाइट्रेशन से फाइंड करना है। इसको हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं बच्चों, टाइट्रेंट। और ये इसको फ्लास्क बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिपेट की हेल्प से 10 ml या 20 ml सोल्यूशन यहाँ पर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हम लोग अननोन सोल्यूशन बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास में इसका मोलारिटी हमें अननोन है और इसका नॉर्मलिटी हमें अननोन है, बस हमें इसका वॉल्यूम पता है, हमने कितना वॉल्यूम इसमें ट्रांसफ़र किया। सपोज दैट 10 ml या 20 ml जो भी ट्रांसफ़र किया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप इस नोजल की हेल्प से इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा नॉन सॉल्यूशन को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे इक्विवेलेंट पॉइंट कहेंगे हम लोग। लेकिन अगर ये भी आपका ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, अगर ये दोनों ही आपके कलरलेस है तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंडिकेटर इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें 2 और 3 ड्रॉप्स में इंडिकेटर हम लोग मिक्स कर देंगे। तो जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इंडिकेटर क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा। कलर चेंज होते ही हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके अंदर हम लोग अननोन सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं। इस नोजल को यहाँ से बंद कर देंगे और जितना भी वॉल्यूम इसमें नजर आएगा उसे हम लोग नोट कर लेंगे। ये हमारा V1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, V2 तो हमें पता ही था। तो यही एक्सपेरिमेंट हम लोग 2, 3, 4 बार करेंगे जब तक कि ये जो रीडिंग आती है ये सेम ना हो जाए। तो बच्चों इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हो रहा था, इक्विवेलेंट पॉइंट पर इसमें जो सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्यूशन है उन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ A विल इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ B एट इक्विवेलेंट पॉइंट। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल होते हैं मोलारिटी के टर्म में, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मोल बोलते हैं।
तो इसके मोल को हम लोग बोलते हैं M1V1, ठीक है बच्चों। दूसरा सोल्यूशन है, इसके इक्विवेलेंट होंगे मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी M2V2 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। या नॉर्मलिटी के टर्म में भी हम लोग इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं बच्चों, वो होता है NV। इक्विवेलेंट क्या होता है? NV। तो A के इक्विवेलेंट होंगे N1V1 और B के इक्विवेलेंट होंगे N2V2। अब हमें क्या है, हमने V2 तो हमने क्या किया था, हमें पता है 20 ml या 10 ml लिया होगा, ठीक है बच्चों। और N1 हमें पता ही था कितना है, ठीक है बच्चों। और ये हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया यहाँ से, तो इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ से N2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अननोन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। अब ये टाइट्रेशन बेटा 2 टाइप का होगा बेसिकली। एक होगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसको हम लोग नॉन रेडॉक्स रिएक्शन भी हम लोग बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि एसिड और बेस का सिंपल रिएक्शन होगा। एट इक्विवेलेंट पॉइंट टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, एसिड के टोटल इक्विवेलेंट्स और बेस के टोटल इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे, और इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, हमें पता लग जाएगा रिएक्शन भाई हम लोग स्टॉप कर देंगे, वॉल्यूम नोट कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको आगे ट्रीट करेंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड टाइप है इसका ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट टाइट्रेशन। इसको हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा इसके अंदर। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टोटल इक्विवेलेंट्स विल इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे बच्चों, इक्विवेलेंट पॉइंट्स पे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन है हमारे पास में इसके लिए, 18 ml ऑफ NaOH अननोन सॉल्यूशन। ये अननोन सॉल्यूशन है, मतलब हमें इसका मोलैरिटी नहीं पता, केवल वॉल्यूम है हमारे पास में। इज टाइट्रेटेड विद द 20 ml ऑफ M/20 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड एसिड भी बोलते हैं हम लोग। इसका वॉल्यूम 20 ml है, मोलैरिटी इसका M/20 है। अब हमसे बोल रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका NaOH का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से होगा बच्चों। देखो NaOH का रिएक्शन हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड से, तो यहाँ पे सोडियम ऑक्जेलेट और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्योंकि यहाँ पर ml में है इसलिए 1000 से डिवाइड कर रखा है यहाँ पे हमने। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये इक्विवेलेंट ऑफ NaOH हो गए। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये H2CO4 के इक्विवेलेंट हो गए बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका मोलैरिटी फाइंड करना है। इसको हम रहने दें, NaOH का वॉल्यूम 18 ml गिवन है, तो हमने यहाँ पे 18 ml पुट किया बच्चों, ठीक है। लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया, और इसका एन फैक्टर देखो 1 आ रहा है। इसके 1 मोल से 1 OH का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर 1 होगा। और यहाँ पर मुझे H2CO4 का मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1/20। वॉल्यूम इसका 20 है, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया। इसका एन फैक्टर देखो 2 आता है बच्चों। ये +3 से कन्वर्ट हो रहा है +4 में। ये ऐसे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसने जितने इसका जो तरीका होगा बेटा निकालने का, वो कितना H+ रिप्लेस किए उससे निकालेंगे। इसके पास में 2 H+ थे, ये दोनों रिप्लेस कर दिए देखो, तो इसलिए इसका एन फैक्टर यहाँ पर 2 आ रहा है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके 1/9, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम इन ml इन लीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 0.4 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद फॉलोइंग मिक्सचर। HCl का 1 मोल है, H2SO4 का 2 मोल है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि NaOH का आपके पास में 0.4 मोलर मोलैरिटी है उसका, और इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, जो कि रिएक्शन करेगा एक एसिड के मिक्सचर के साथ में। एसिड कितना आपके पास में, HCl का 1 मोल है आपके पास में, H2SO4 का 2 मोल है। तो अभी हम लोगों ने देखा है बच्चों कि जो आपके NaOH के टोटल इक्विवेलेंट्स होंगे वो मिक्सचर या एसिड के टोटल इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस विल इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। अब बेस का इक्विवेलेंट तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी इसका आपका 0.4 है, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, एन फैक्टर इसका 1 होगा, क्योंकि इसके 1 मोल से केवल एक OH रिप्लेस हो सकता है। अब हमारे पास में एक एसिड का मिक्सचर आपके पास में, तो टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड में आपके पास में HCl का इक्विवेलेंट्स और H2SO4 का इक्विवेलेंट का सम आएगा इसके अंदर। इक्विवेलेंट्स होता है मोल इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ पर मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ एसिड प्लस मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ H2SO4 आ जाएगा यहाँ पे। तो HCl का जो आपको मोल यहाँ पर गिवन है वो 1 है, और इसका एन फैक्टर आएगा बच्चों 1, ठीक है बच्चों। 1 × 1 प्लस आपके पास में H2SO4 है, इसका मोल आपके पास में 2 है, इसका मोल 2 है, और इसका एन फैक्टर आएगा 2, क्योंकि 2 H+ रिप्लेस कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये 0.4 × V × 1 ये आपके इक्विवेलेंट्स हो गए बेस के, और ये एसिड के टोटल इक्विवेलेंट्स हो एसिड मिक्सचर के।
तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करते हैं तो V का वैल्यू जो मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लीटर में लिया है, तो 12.5 लीटर में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है बच्चों। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन। इसका एस्टिमेशन हम लोग 2 प्रोसेस में करते हैं, दैट इज आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो आयोडोमेट्री में क्या होता है बच्चों, इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एक्सेस ऑफ I2 के साथ में रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पर जो I2 रिमेनिंग है बच्चों, तो लेफ्ट I2 इज एस्टिमेटेड बाय Na2H2O3 सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड हाइपो सॉल्यूशन। तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ में इसका टाइट्रेशन होगा। अब कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन I2 के साथ में हो रहा है, और यहाँ पर I माइनस और कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बनेगा इसके लिए। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर यहाँ पे गिवन है, देखो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है -1 में, -1 में 1 का एक्सचेंज है यहाँ पे 1 का, पर 1 मोल में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो I2 आपका लेफ्ट था उसको हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, इसके साथ में इसका रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर देखो आप I2 जो है वो 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ, सोडियम आयोडाइड यहाँ पर बनेगा और सोडियम टेट्राथायोनेट भी यहाँ पर बनेगा। ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, बट स्टैंडर्ड रिएक्शन है। और अगला जो प्रोसेस था वो आयोडोमेट्री था। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन कर रहा है एक्सेस ऑफ KI के साथ में। तो यहाँ पे जो आयोडीन प्रोड्यूस होगा उसका एस्टिमेशन हम लोग हाइपो सॉल्यूशन से करेंगे। और इसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन KI के साथ में होगा, इसमें I2 का फॉर्मेशन होगा, और उस I2 को हम लोग क्या करेंगे, हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट के साथ में एस्टिमेट करेंगे। ये रिएक्शन को लर्न करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 50 ml KMnO4 solution is titrated with excess KI solution. The liberated I2 required 30 ml 0.1 molar hypo solution for titration. Find the normality of KMnO4 solution used in acidic medium. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो KMnO4 का रिएक्शन हो रहा है इसमें KI के साथ में, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। तो KMnO4 में जो मैग्नीज है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है बेटा +2 में, ये +2 में कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों। और जो आपका I है वो -1 से कन्वर्ट हुआ, -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ, तो 1 मोल से 5 मोल का एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर 5 आता है। और नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो आयोडीन का फॉर्मेशन हुआ वो आयोडीन हाइपो सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन हो रहा है इसका। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जितना आयोडीन यहाँ पर बना होगा बच्चों वही यहाँ पर रिएक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो I2 का इस रिएक्शन में एन फैक्टर वो 2 है, और सेकंड रिएक्शन में भी I2 का एन फैक्टर 2 है। तो यहाँ पर मोल और एन फैक्टर इक्वल है, यहाँ पर भी मोल और एन फैक्टर सेम है, तो मोल इंटू एन फैक्टर यानी कि इक्विवेलेंट सेम है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इस रिएक्शन में I2 के जितने इक्विवेलेंट्स होंगे इस रिएक्शन में भी I2 के उतने इक्विवेलेंट्स होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO सॉल्यूशन विल इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन। और इक्विवेलेंट होते हैं आपके नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम आपका इक्विवेलेंट होता है, और मोलारिटी के टर्म में मोल इंटू एन फैक्टर में MB इंटू एन फैक्टर भी होता है। इक्विवेलेंट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मेरे को मोलारिटी के मैंने 0.1, इसका वॉल्यूम है 30 ml में 1000 से डिवाइड किया, और इसका वॉल्यूम मुझे 50 दिया है, 50 यहाँ पे रखा हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें नॉर्मलिटी मिलेगी 0.06 नॉर्मलिटी मिलेगी बच्चों। ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों है डिग्री ऑफ हार्डनेस या हार्डनेस ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। अब हार्ड वाटर क्या होता है बेटा, वाटर जो वाटर कंटेनिंग सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंसीडर एज हार्ड वाटर। जिस वाटर में बेटा हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्यूबल साल्ट मिलते हैं उस वाटर को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये क्या करता है, डज नॉट गिव लेदर विद द सोप। ये क्या होगा, सोप के साथ में हमें लेदर झाग वाग वगैरह नहीं देगा हमें। इट फॉर्म्स प्रिसिपिटेट विद सोप। ये क्या करता है, सोप के साथ में प्रिसिपिटेट यहाँ पर बन जाता है, जिससे कि हमें वो जो हार्ड वाटर है वो हमें लेदर फॉर्म नहीं करता है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट, ये सोडियम स्टीरेट है, रिएक्ट विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को स्टीरेट के फॉर्म में क्या कर देगा, प्रिसिपिटेट करेगा। देखो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये आपका सोडियम स्टीरेट है और ये आपका M2+ एक्वस, मतलब ये कैल्शियम हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है, तो ये इसका एक प्रिसिपिटेट बनाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसकी वजह से ये क्या करता है कि ये सोप के साथ में लेदर फॉर्म नहीं करता है। दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट वाटर, वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जिस वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमें
कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं मिलेंगे या कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो आपका सॉफ्ट वाटर कहलाएगा बच्चों। और इट गिव्स लेदर विथ सोप, ये सोप के साथ में क्या करता है, लेदर प्रोड्यूस करता है। अब दो टाइप का आपका हार्डनेस होगा, टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हम लोग देखेंगे टेम्परेरी हार्डनेस और सेकंड वन इज परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस इसका नाम सजेस्ट करा बच्चों, इसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, होता किसकी वजह से देख लेते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। अब ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ बच्चों, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, जब बेटा रेन होती है तो रेन वाटर में क्या होगा, एटमॉस्फेयर का CO2, एटमॉस्फेयर का CO2 डिजॉल्व होगा और ये बनाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड बनता है बच्चों। तब ये कार्बोनिक एसिड रॉक्स के साथ में, रॉक्स के कांटेक्ट में आएगा या चट्टानों पर जाकर उसके ऊपर गिरेगा ये वाला वाटर, जिस कार्बोनिक एसिड जिसमें है, तो ये क्या बनाएगा वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आया। इसको टेम्परेरी क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इट कैन इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट को हम लोग हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों कार्बोनेट में और H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें पता है जो कार्बोनेट वो तो इनसॉल्युबल होता है, वो तो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो आपका CO2 है वो एस्केप आउट हो जाएगा, तो हमें वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी बता रखा है। इसको हीट करेंगे हम लोग, बॉयल करेंगे तो यहाँ पर इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, CO2 यहाँ पर एस्केप आउट हो जाएगा और हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला यहाँ पर एक और प्रोसेस है इसको हार्डनेस को रिमूव करने का। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द क्लार्क प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिक्स करेंगे, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रिसिपिटेट कर देगा। तो हमारे सॉल्यूशन में से कैल्शियम जो आयन है वो क्या होगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, तो ये वाटर है, फिर से क्या होगा बेटा, इसमें से हार्डनेस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगला है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है बेटा, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट है अगर सॉल्यूशन में, तो उसे हम लोग परमानेंट हार्डनेस हम लोग कहेंगे। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसको सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिमूव नहीं किया जा सकता है। फिर क्या करेंगे, हम क्या करें, इस परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर में हम लोग क्या करें, कुछ ऐसे सब्सटेंस इसमें ऐड कर दें, वो क्या करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन को वहाँ से रिमूव कर दें और उसको एक्सचेंज कर दें किसी दूसरे आयन से। कोई दूसरा कैटायन अगर आ जाएगा तो हार्डनेस नहीं होगी। हार्डनेस बिकॉज ऑफ ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स होता है बच्चों। ठीक है, तो दी सबस्टांस विच आर यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर कॉल्ड वाटर सॉफ्टनर। तो जो सब्सटेंस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ऐड किए जाते हैं उनको हम लोग वाटर सॉफ्टनर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 है, ठीक है बेटा, सोडियम जियोलाइट है, ये सोडियम जियोलाइट है। अगला है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है। ये क्या करेंगे बेसिकली, अगर आप इसको ऐड करेंगे परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर में ऐड करेंगे तो वहाँ से कैल्शियम Ca2+ और Mg2+ को रिप्लेस कर देंगे। अगर मान लो इसको हम लाते हैं तो वो Na+ वहाँ पर आ जाएगा और Ca+ और Mg2+ वहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अगर Ca+ और Mg2+ रिप्लेस हो गया तो फिर वो हार्ड वाटर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगला है हमारा डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्ड वाटर का जो डिग्री है वो हम लोग किस टर्म में कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के ppm में इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ वाटर। तो 10⁶ को बोलते हैं हम लोग 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में जितना हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मास देख पा रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, हमारे पास एग्जांपल है। तो कंसीडर द सैंपल ऑफ हार्ड वाटर विच इज फाउंड टू कंटेन 36 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट पर किलोग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास में एक सैंपल है 36 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, वो पर किलोग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना होगा बच्चे, यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। मुझे तो CaCO3 का ppm फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे मास फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट।
तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर हमारे इक्विवेलेंट होते हैं। तो मोल होगा इसका, मोल क्या होगा इसका, मास गिवन है मुझे 36 मिलीग्राम। 36 मिली का मतलब 10⁻³ और इसका मोलर मास 120 होता है। ये तो हो गया बेटा इसके मोल। और क्योंकि ये साल्ट है, जितना पॉजिटिव चार्ज और जितना नेगेटिव चार्ज होता है वही इसका एन फैक्टर होता है। तो Mg+2 है तो इसका 2 हो जाएगा एन फैक्टर। तो ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए बच्चों। अब यहाँ इक्विवेलेंट्स में लिखेंगे हम लोग मोल इंटू एन फैक्टर। मोल होंगे वेट अपॉन मोलर मास, वेट हमें फाइंड करना है। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 100। तो वेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट आता है हमारे पास में 3 × 10⁻² ग्राम आता है। अब हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट होता है इन टर्म्स ऑफ ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड व्हाट इज ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? तो ये होगा बेटा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मुझे मिलियन में बताना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का वेट है 3 × 10⁻², अभी कैलकुलेट किया। और आपके पास में जो सॉल्यूशन का वेट है पर किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम भैया, तो ये यहाँ पर आएगा 30 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 50 लीटर सैंपल ऑफ टेप वाटर, टेप वाटर का हमारे पास में 50 लीटर सैंपल है, कंटेन्स 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड 1.7 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हमें पता है बच्चों की हार्डनेस ऑफ वाटर होता है केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से होता है, और ये NaCl से मुझे कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस में NaCl का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम सल्फेट के इक्विवेलेंट से इक्वल करेंगे। तो हार्डनेस इज ड्यू टू मैग्नीशियम सल्फेट ओनली। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से कोई हार्डनेस नहीं होगा, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MgSO4। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है मोल इंटू एन फैक्टर, मोल होता है मास अपॉन मोलर मास। तो इसका मास मुझे कैलकुलेट करना है, मास अपॉन मोलर मास का 100 होता है। ठीक है बच्चों, इसका एन फैक्टर 2 आएगा क्योंकि ये Ca2+2 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना होगा वही इसका एन फैक्टर होगा, तो ये इसका एन फैक्टर 2 हो गया। MgSO4 का वेट मुझे दिया है 2.4 दिया हुआ है, 2.4, और इसका मोलर मास 120 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ से मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है तो मुझे ppm फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास आया। अब आपको चाहिए सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूशन का मास कितना है, 50 लीटर। 50 लीटर है बच्चों ये। अब 50 लीटर है तो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाटर है यहाँ पर, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, और 1 ग्राम पर ml होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लीटर को आप ml में लेके जाएंगे तो 10⁻³ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻³ टोटल वेट हो जाएगा। और चूंकि मुझे ppm निकालना है, मिलियन में निकालना है, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आती है 40 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।